नमस्कार, मैं हूं दीपंकर। आई वेलकम यू टू इंस्टा कॉमर्स। नाउ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, प्यार से हम इसे मामला बोलेंगे। तो ये एक्ट क्या बोलता है? ये एक्ट बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग बाहर से कमाया हुआ पैसा, जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा इंडिया में लाया जा रहा है, या फिर इंडिया में गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा बाहर लेके जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग ऑफ टैक्स एंड for the purpose of using black money or illegal money to use for other purpose। तो ये माइनॉरिटी एक्ट बोलता क्या है? तो ये यही बोलता है कि किस तरह से हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका क्या क्या तरीका है, मेथड जो है, एक है कैश स्मगलिंग। तो कैश को यहाँ से दूसरी जगह में ले जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर बहुत सारे कंट्री में चलता है, सिर्फ यूएसए में नहीं चलता। तो उस तरह से दूसरा कंट्री में लेके चला गया, मान लो यूएसए से लेके कोई दूसरा कंट्री में लेके चला जहाँ पे डॉलर चलता है। इस तरह स्ट्रक्चरिंग मतलब कैश को बहुत मल्टीपल लेयर्स में तोड़ देना। इस तरह से लॉन्ड्रिंग है रियल एस्टेट बिजनेस में भी बहुत तरीके से कैश का मनी लॉन्ड्रिंग किया जा सकता है। या फिर स्टॉक मार्केट स्कैम होता है, जैसे हर्षद मेहता वाला। फिर हवाला समझाएंगे थोड़ी देर बाद में। ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्राइबरी, करप्शन, किडनैपिंग, इस तरह का जो इलीगल काम है, ये सब इलीगल काम की वजह से जो मनी जनरेट होते हैं वो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली वो लोग दिखा नहीं सकते कि हम गलत तरीके से, ऐसे कोई बोल नहीं सकते कि हम किडनैपिंग करके 1 करोड़ रुपये कमाए हैं, इसका टैक्स ले लो। ये तो कर भी नहीं सकते और करना चाहेगा भी नहीं। तो इस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? इसका डेफिनेशन अभी तक बताया नहीं हम कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, वो थोड़ी देर बाद में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं क्या, मनी लॉन्ड्रिंग को। एंड कॉन्फिस्केशन मतलब उस मनी लॉन्ड्रिंग से बनाया हुआ जो पैसा है उसको जब्त कर देना। तो गवर्नमेंट कैसे वो कमाया हुआ पैसा को जब्त कर ले, वही जो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मान लो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा को, अगर वो कोई बिल्डिंग बनाया तो बिल्डिंग को वो जब्त कर लेंगे गवर्नमेंट। तो वो इस तरह से हावला क्या है ये हम आते हैं बाद में। पहले हम डेफिनेशन समझ लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग मतलब ये है कि कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट, मतलब कोई काम करता है या फिर काम करने में मदद करता है, या फिर उस काम का कोई पार्टी है और या फिर एक्चुअली उस काम में जुड़ा हुआ था, ऐसा कोई प्रोसेस ऑफ क्राइम, मतलब गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा पोसेशन में, कौंसिल छुपाने में, या उसको रखने में, या एक्विजिशन में, मतलब वो कमाने में, या अगर बोल रहे हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये जो काम करते हैं लोग, इसे की बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब बोलते हैं कि इसमें कॉन्सीलमेंट भी है, मतलब छुपाना, पोसेशन भी मतलब अपने पास रखना। अगर भले ही आप कमाए नहीं हो लेकिन आपके पास है तो आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस सकते हो। फिर एक्विजिशन, प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग अनटेन प्रॉपर्टी, मतलब अपना है ये क्लेम करना, तो इनको बोला जाए, इन लोगों को बोला जाए कि गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। इसका पेनल्टी बहुत खतरनाक है, पनिशमेंट भी बहुत खतरनाक है, वही देखेंगे। तो अब हम आते हैं हावला क्या चीज़ है। फॉर हावला मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई एक बंदा है जो 1 करोड़ रुपया तुमसे लिया कैश में। अब वो आपका कोई दूसरा, मान लीजिए आपका भाई रहता है यूएसए में, वहाँ पे उसको 1 करोड़ का जो रिलेवेंट जितना बनता है डॉलर, उतना डॉलर दे दिया। इस एक तरह से क्या हुआ, पैसा डॉलर में कन्वर्ट भी हो गया और पता भी नहीं चला बैंक को। तुमने एक बंदा को मान लो इंडिया में दे दिया 1 करोड़ रुपये, और उसका तुम्हारा भाई मान लो यूएस में रहता है, उसका भी कोई डीलर रहता है यूएसए में, वो उसको रिलेवेंट उतना जितना बनता है डॉलर वो दे दिया। इस तरह से तुम क्या किया, अपना जो कैश है वो स्मगल कर दिया बाहर गवर्नमेंट को बिना बताए। तो इसी को कहते हैं हावला। ये बहुत चलता है, पहले भी चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है, अभी भी थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन अभी चलता तो है। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बना हुआ है। बेनिफिशियल ओनर, ये जो बेनिफिशियल ओनर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, बेनिफिशियल ओनर मीन्स इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स ए क्लाइंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है? रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब बैंक है इसमें, ठीक है। और the person or on whose behalf a transaction is being conducted and includes a person who exercises ultimate effective control और over a judicial person। मतलब कोई बंदा कोई दूसरे बंदे के नाम पे अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो वो हो जाएगा बेनिफिट। अल्टीमेटली जो जिसको बेनिफिट होता है, जिसका बेनिफिट होता है इसमें बेनिफिशियल ओनर हुई। मतलब अगर मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, वो अपना ड्राइवर से मनी लॉन्ड्रिंग करवाता है, तो इसका मतलब ये नहीं को बच जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट उसको ही मिलने वाला है, मेरे ड्राइवर को तो नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए बेनिफिशियल ओनर जो है उनको ही इसमें
जो गलते हैं, जो जो ऑफेंडर जो है वो बेनिफिशियल ऑनर होंगे। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आएगा, चीट फंड कंपनी आएगा, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आएगा, ऑथोराइज पर्सन आ जाएगा, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आ जाएगा, एंड एनबीएफसी आ जाएगा, एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा। ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें माना हुआ है। उसके बाद इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट मतलब जो लोग स्टॉक ब्रोकर है, साब ब्रोकर है, शेयर ट्रांसफर एजेंट है, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट डीड, रजिस्टर टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एनी अदर इंटरमीडिएट एसोसिएटेड विद दी सेबी। ओके, उसके बाद बोलता है कि एसोसिएशन जो रजिस्टर है अंडर FCRA एक्ट, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। उसमें इंटरमीडिएट रजिस्टर अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद एक स्टॉक एक्सचेंज रेफर टू क्लॉज एफ। क्लॉज एफ मतलब यहाँ बोला है कि जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट SCRA है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो कि अभी तो रिलेवेंट है नहीं, ये भी खैर दिया हुआ है, तो ये भी इंटरमीडिएट है। उसके बाद रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब मीन्स बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएट जो लोग हैं, ये लोग क्या करता है कि कोई बिजनेस और प्रोफेशन मीन्स क्या क्या है, प्लेइंग कैरिंग ऑन एक्टिविटी फॉर प्लेइंग गेम्स और चांस ऑफ कैश और काइंड इंक्लूडिंग एक्टिविटी। फिर इंस्पेक्टर जनरल, सो रियल एस्टेट एजेंट, डीलर इन प्रीशियस मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर हाई वैल्यू गुड्स, person engaged in safe keeping और एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटीज, पर्सन कैरिंग ऑन अदर एक्टिविटी। तो ये लोग हो जाएगा रिपोर्टिंग एंटिटी। इनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। अब क्या हुआ, ये जो ऑफेंस है ये किस तरह से किया जाता है, इसका स्टेज क्या है, मतलब इसका जो फेज है, इसका किस तरह से, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें 3 चीज़ आएंगे, एक है प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मतलब ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है कि ब्लैक मनी जो है इनटू दी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब कोई ब्लैक मनी को जो पहली फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये पहला सिस्टम है। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज में मनी इंजेक्ट इन द सिस्टम एज लेयर्ड, मतलब बहुत सारा लेयर बनाए थे। मतलब फॉर एग्जांपल तुमने कोई कंपनी बनाया हांगकांग में, उसमें इन्वेस्ट किया, फिर वो हांगकांग वाला कंपनी मान लो सिंगापुर वाला कंपनी में इन्वेस्ट किया, फिर सिंगापुर वाला कंपनी कोई मान लेते नीदरलैंड में इन्वेस्ट किया। इस तरह से घूम घूम के बहुत सारी जगह लेयर बना के, ये लेयर इसलिए किया जाता है ताकि पकड़ा ना जा सके, पकड़ने के लिए बैक ट्रैक करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लेयर किया जाता है। उसके बाद मूव्ड एंड स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजेक्शंस। तो हम देख रहे थे ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट अकाउंट एंड डिफरेंट कंट्री। हम जो बोल रहे थे ना, बहुत सारा कंट्री में चला जाएगा, फिर बहुत सारे अकाउंट में, बहुत सारे कंपनी के, बहुत सारे बैंक में, इस तरह से चला जाता है। इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द ऑरिजिन ऑफ मनी, कहाँ से एक्चुअल में ये ऑरिजिन था ये पता नहीं चलेगा। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, ये थर्ड एंड फाइनेंस। इसमें क्या होगा, जो लास्ट वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया उसमें उठा के वो अपना जो पर्पस है, कोई घर बनाना है या कहीं भी वो पैसा को यूज़ करना है, वो पैसा को यूज़ करते हैं। अब उसे लगता है कि ये क्लीन मनी लगेगा। कैसे, मनी एंटर इनटू द फाइनेंस स्टेटमेंट इन सच अ वे दैट ओरिजिनल एसोसिएशन विद द क्राइम इज सॉट टू बी ओब्लिटेटेड, वो पता नहीं चलेगा अब। एंड द मनी कैन बी यूज बाय द ऑफेंडर फॉर रिसीविंग एज क्लीन मनी, लोगों को लगेगा कि अब ये नॉर्मल पर्पस में यूज़ हो रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग ताकि लगे ही ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये बोलता है कि इसमें जो पनिशमेंट है ना, ये बहुत खतरनाक पनिशमेंट है अगर पता चलता है तो। क्या है देख लेते हैं। Whoever commits the offense of money laundering shall be punishable rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years। 3 साल से कम उसको जेल मिलने वाला ही नहीं है अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है। तो अगर पकड़ा गया तो उसे 3 साल का जेल तो कंफर्म है, लेकिन मैक्सिमम कितने लग सकता है, 7 साल तक लग सकता है, 7 ईयर्स तक मैक्सिमम लग सकता है, और उसके ऊपर से फाइन भी लगेंगे। लेकिन इसमें एक और दूसरा केस है, इसमें और खतरनाक पनिशमेंट है। उसमें क्या है, जो अगर ये ऑफेंस तुम्हारा ऑफेंस ऑफ अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में है, मतलब जो ड्रग्स रिलेटेड कोई केस है उस रिलेटेड तो मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ा गया, तो तुम्हारा जो मिनिमम पनिशमेंट है वो तो 3 रहेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 10 ईयर्स तक चल जाएगा, मतलब 10 साल तक तुम्हारा जेल हो सकता है एंड फाइन तो लगेगा ही। यह है इसका पनिशमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब अगर कोई घर बनाया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से, तो वो जो ऑफिसर होता है, डायरेक्टर और अन्य ऑफिसर जो जिनके पावर होते हैं, वो इसको क्या करेगा, कॉन्फिस्केट कर लेगा, मतलब सीज कर लेगा, वो प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा। ठीक है,
अब कौन कौन सा ग्राउंड में करेगा, जब डायरेक्टर को लगते हैं कि उनको लगता है एज रीजन टू बिलीव, उनको लगता है कि कौन से बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजिशन, मतलब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, इनके बेसिस पर उनको लगता है कि कोई पर्सन के पास मनी लॉन्ड्रिंग से कमाया हुआ पैसा है ऑफ एनी प्रोसीड ऑफ क्राइम, और ये प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है ये कोई छुपा देगा या कहीं भेज देगा या फिर इससे इस तरह से डील कर लेगा कि वो मे रिजल्ट इन एनी प्रोसीडिंग, मतलब वो इस तरह से डील कर लेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से चला गया, मतलब पैसा को इधर उधर कर देगा। ऐसा अगर उनको लगता है किसी के पास है या एंड वो बंदा उस चीज़ को छुपा देगा या फिर ट्रांसफ़र कर देगा कहीं पे, या फिर इस तरह से डील कर लेगा कि उसका ओरिजिन भी पता ना चले, इस केस में वो अटैच कर लेगा। लेकिन कितना दिन अटैच करेगा, प्रोविजनली अटैच, लेकिन कितना दिन के लिए, मैक्सिमम 180 डेज, मैक्सिमम कितना 180 दिन के लिए वो अटैच कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि जो कंडीशन है अटैचमेंट के लिए भी उनको कुछ प्रोसीड्योर है वो करना पड़ेगा, उस कंडीशन है कौन कौन सा ग्राउंड पे वो कर सकते हैं। एक है कि एक रिपोर्ट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट के पास एक रिपोर्ट भेज दिया गया है, ठीक है, एंड कोई कंप्लेंट मिला है किसी पर्सन से जो ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट है, मतलब जिनके पास इन्वेस्टिगेशन पावर है, उन्होंने कंप्लेंट फाइल किए हैं, एंड ए सिमिलर रिपोर्ट और कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड दूसरा कंट्री में कॉरेस्पोंडिंग लॉ ऑफ अनदर कंट्री, मतलब जिस कंट्री में ये सब कांड हुआ है उस कंट्री में कंप्लेंट फाइल हुआ है, इस केस में अटैच किया जा सकता है। लेकिन एक बात इसमें है, अगर अटैच हो गया है तो मतलब वो उससे घर से निकल देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, उसे घर से नहीं निकलेंगे, वो उसे घर में रहने देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस घर से उनको निकाल देंगे। अच्छा, मैक्सिमम जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी हम पहले ही देख चुके हैं कि 180 डेज, ठीक है। उसके बोलता है नो इफेक्ट ऑन राइट ऑफ एंजॉय प्रॉपर्टी, जो हम पहले ही बोले कि ये दिस सेक्शन शॉल नॉट डिपेंड द पर्सन इंटरेस्टेड इन एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब उनको निकाल नहीं दीजिएगा घर से, ओके। अब आता है एडजर्टिकेशन। एडजर्टिकेशन में क्या है, नोटिस, कि अब नोटिस दे दिया जाएगा जिसके पास भी वो जो प्रॉपर्टी या क्राइम के से कमाया हुआ पैसा है, क्या करेगा, एडजर्टिकेटिंग अथॉरिटी जो है उनको लगता है कि कोई बंदा ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग वाला ऑफेंस किया है, उनको क्या करेगा, नोटिस देगा 30 दिन से ऊपर ही नोटिस देगा, मतलब 30 दिन का नोटिस देगा कि 30 दिन की मिनिमम 30 दिन के अंदर अंदर, या फिर ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन मिनिमम 30 दिन का नोटिस देगा ही कि बताओ कि तुम्हारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, ये जो तुम्हारे पास पैसा है या फिर प्रॉपर्टी है, कहाँ से कमाए हो, जो एसेट है इनको बताओ कहाँ से कमाए हो, और बोलेगा कि नहीं तो अटैच कर लेगा, ठीक है। एविडेंस दो जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और दूसरा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दो, एंड सो कॉज, मतलब सो कॉज व्हाई ऑल और एनी अदर सच प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी वर्थ इन्फॉर्मिंग माइनॉरिटी, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि तुम अगर बताओ कि हम क्यों ना, डायरेक्टर बोलेगा कि हम क्यों ना इसको मान लें कि ये माइनॉरिटी का है, ये मेरे को पापा जस्टिफिकेशन दो, नहीं तो हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कोई बंदा रेंट पे है तो वो उस घर में रहते हैं, लेकिन अब या फिर मान लेते हैं कि उस घर को शेयर में खरीदा, तो जो दूसरा मालिक भी है वो भले ही ना गलत तरीके से पैसा कमाए हो, लेकिन उसके लिए उस केस में नोटिस उनको भी देना पड़ेगा। ज़्यादा पर्सन ही है बोल रहा है, ओके, जॉइंट होल्डिंग के, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, इनके पास पावर क्या क्या है। इनके पास सिविल कोड वाली पावर ही है, मतलब क्या क्या, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, मतलब जो वो बंदा है उनको बोलेगा कि भाई तुम्हारा बुक्स हम देखना चाहते हैं, तो वो देखेगा, ये पावर उनके पास है। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, मतलब उनको बुला सकते हैं कोर्ट में या अपने ऑफिस में जहाँ भी है वहाँ बुला सकते हैं। इंक्लूडिंग एन ऑफिसर, कोई बैंकिंग कंपनी के ऑफिसर को भी बुला सकते हैं, तो बैंक ऑफिसर भी बुला सकते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, एंड उनको एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पे। ओथ मतलब बाइबल या गीता के ऊपर हाथ रख के पूछ सकते हैं कि बताओ सच क्या है। कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, एविडेविट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन विटनेस, और डॉक्यूमेंट देने के लिए बोल सकते हैं, तो विटनेस बनने के लिए बोल सकते हैं कि बताओ सच क्या है। इस तरह से ये सब पावर किसके पास होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास होता है। अब बोलता है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी होते हैं, जो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि ये वेरीफाई करे
इनका जो आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर, जो हम बात कर रहे थे ना, बेनिफिशियल ओनर एंड क्लाइंट, ये तो इन दोनों का क्या आधार या फिर जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, इस तरह की चीज़ें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। अब क्या होता है ऑब्लिगेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्लिगेशन क्या है कि ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरी, मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी को कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जो बैंकिंग कंपनी है, जो लोग बाहर से ट्रांजेक्शन करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। क्या क्या कि ऑल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर बी, मतलब इस पॉइंट में दिखते हैं क्या है, ताकि रिकॉन्स्टेनेबिलिटी टू रिकॉन्स्टर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को दोबारा से हम देखें कि किस तरह से हुआ था, ये देख सके, इतना तो इन्फॉर्मेशन तुमको रिकॉर्ड करना ही करके रखना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि द फर्निश टू डायरेक्टर विद इन सच टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेदर अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड, मतलब वेदर अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड मतलब क्या कि ट्रांजेक्शन करने की कोशिश किया था, फेल्ड हो गया भले ही, फिर भी उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल हो गया उसका तो रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा, तो दोनों का ही रखना पड़ेगा, नेचर एंड वैल्यू दोनों ही रखना पड़ेगा। एंड डॉक्यूमेंट एविडेंसेस, उसकी आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इस तरह का जो आइडेंटिटी का जो एविडेंस होता है वो भी चाहिए होगा दोनों का, क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर का, एज वेल एज अकाउंट फाइल, कोई अकाउंट फाइल दिया है, स्टॉक का रिपोर्ट दिया है बैंक को, वो सब डिटेल्स भी रखना पड़ेगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये सब चीज़ों की चीज़ रखना पड़ेगा। और ये सब चीज़ क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्टर होते हैं, जो अब बात कर रहे थे ना कि अटैच कर लेगा, तो वो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग क्या करेगा, ये सब रिकॉर्ड देखेंगे, ये सब रिकॉर्ड देख के पता लगाएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कि नहीं हुआ, कितना अमाउंट का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, उस हिसाब से फाइन होता है। अच्छा, अगर ये बैंक ये सब मेंटेन ना करे तो क्या होगा, तो अब आते हैं कि अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर ये कॉम्प्लाइंस नहीं करते हैं ये लोग, जो बैंक की रिपोर्टिंग एंटिटी है, ये लोग अगर ये जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या करेगा, तो डायरेक्टर पहले उसको वार्निंग देगा रिटर्न, फिर क्या इनका जो एम्प्लॉयज़ है बैंक का जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इन लोगों को भी वार्निंग देगा एंड इंस्ट्रक्शन देगा कि तो आपसे ये ऐसे ऐसे करना, या फिर नहीं किया तो आप इस तरह से पता लगा के मेरे को दो ये जो रिपोर्ट्स है, जो रिकॉर्ड्स है। फिर क्या करेगा, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये और इनका जो डायरेक्टर ऑन द बोर्ड है, मतलब जो डायरेक्टर्स है ये सब कंपनी का, एंड एम्प्लॉय को कि कुछ रिपोर्ट सेंड करो, जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस तरह से मेरे को भेजो। एंड क्या करेगा, मॉनिटरी पेनल्टी भी लगेगा। पेनल्टी कितना लगेगा वो हम अभी देखेंगे। तो पेनल्टी भी अगर वो रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं करेगा तो बैंक एम्प्लॉयज़ को जो मॉनिटरी पेनल्टी लगेगा, कितना लगेगा, इट शॉल नॉट बी लेस देन 10,000, 10,000 से कम तो लगेगा नहीं, होगा नहीं। 10,000 से रुपये से लेके 1,00,000 रुपये का तक का पेनल्टी लगेगा। और हर गलती का ईच फेल्यूर, मतलब हर जितना बार गलती करेगा उतना बार 10,000 से लेके 1,00,000 का बीच में कोई पेनल्टी लगा सकते हैं। अब क्या है, अब हम देखेंगे अपील अगर करना है तो किस किस ग्राउंड पे किनको कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टर को या पर्सन को अपील करना है, कोई ऑर्डर जो पास किया एजुकेटिव अथॉरिटी ने, तो उनका अगेंस्ट में अगर हमको अपील करना है तो कहाँ करेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी ऑर्डर हमको पसंद नहीं आया तो हम कहाँ जाएंगे, स्पेशल कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट का भी ऑर्डर हमको नहीं अच्छा लगा तो हम हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। अच्छा, एजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर में अगर नाखुश है कोई बंदा या डायरेक्टर दोनों, तो कितना दिन के अंदर कैसे जाएगा ये हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं। ये हम देख लिए क्या है, डायरेक्टर जो है या पर्सन क्या करेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करेंगे कि मेरे साथ जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, तो हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना चाहते हैं। कितने दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर। उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद भी अपीलेट ट्रिब्यूनल अलाउ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 45 डेज के अंदर। उसके बाद पासिंग एन ऑर्डर मतलब कॉन्फर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सेटिंग असाइड मतलब कैंसिल। तो जो एजुकेटिव अथॉरिटी है उनको ही कंफर्म कर सकते हैं, नहीं वो जो उन्होंने जो कहा सही है, या फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे सकते हैं कि इतना सही है इतना चेंज कर देते हैं, या फिर पूरा का पूरा ऑर्डर ही कैंसिल कर सकते हैं, नया फ्रेश ऑर्डर दे सकते हैं। अब क्या है कि जो ऑर्डर है कितना दिन के अंदर जो
एपीलेट ट्रिब्यूनल है डिस्पोज कर देंगे कितने दिन के अंदर, 6 महीना के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो अपील है, जो एपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेंगे वो 6 महीने के अंदर अंदर क्या करेंगे, डिस्पोज कर सकते हैं। इनके पास भी, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी वही सारे पावर है, जितना सारा पावर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास है, वही समनिंग, एनफोर्सिंग, डिस्कवरी, प्रोडक्शन, एविडेंस एफिडेविट जो हम पहले पढ़े थे, वही सारे पावर होते हैं। इसमें एक दो पॉइंट नया है, जैसे कि डिसमिसिंग ए रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स मतलब किसी एक बंदे के सपोर्ट में ही ऑर्डर पास कर देना, तो अगर ऐसा है तो उस केस में वो डिसमिस कर देंगे, ठीक है। अगर सेटिंग असाइड मतलब कैंसिल, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और प्रेजेंटेशन क्या है, और एनी ऑर्डर क्या है डिसाइड हुआ है एक्सपर्ट से मतलब एक बंदे के बायस्ड इन्फॉर्मेशन से बोलते हैं हम, एक्सपर्ट से डिसाइड हुआ है तो उनको डिसमिस और या फिर सेट असाइड मतलब कैंसिल, उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। डिसीजन मेड बाय मेजोरिटी मतलब जो मेंबर्स ऑफ द बेंच है वो जिसका मेजोरिटी मतलब 51% और मोर जिसमें वोट होगा उसी के ऊपर से डिसीजन लिया जाएगा। सिविल कोड नॉट टू हैव जुरिसडिक्शन, इसका मतलब क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो काम है या फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल का जो काम है, जिस एगेंस्ट में, जिस अपील के एगेंस्ट में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल एक्शन लेते हैं, उस केस के एगेंस्ट में कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता, मतलब कोर्ट उस चीज़ में दाखिल अंदाज नहीं कर सकता। ये काम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ही है। अगर केस फाइल करना है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल ऐसे केस में भी वहीं पे करना पड़ेगा, कोर्ट इसमें नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है, हाई कोर्ट। अगर उसके बाद भी हमको अच्छा नहीं लगा तो क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के या 60 दिन के अंदर अंदर उस अपील का, जिस ऑर्डर के केस में वो अपील कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो उसका 60 दिन के अंदर अंदर अपील करना पड़ेगा। लेकिन 60 दिन के बाद भी हाई कोर्ट उस अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अप टू एक्स्ट्रा 60 मतलब 60 + 60 120 दिन मैक्सिमम। लेकिन उसके लिए भी सफिशिएंट कॉज होना चाहिए कि क्यों नहीं किया, उसका जेन्युइन रीजन होना चाहिए, तभी जाके हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, नेचर ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर द एक्ट। मतलब ये जो ऑफेंस है किस तरह का, 2 तरह का होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। मतलब क्या बोलते हैं, सेक्शन 40 बोलते हैं ऑफेंस से अंडर दिस है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं एंड नॉन बेलेबल होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब क्या है, मतलब जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट के बिना ही तुमको अरेस्ट कर सकते हैं, इस तरह का ऑफेंस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का। मतलब अगर अरेस्ट करें तुम ये नहीं बोल सकते कहाँ वारंट दिखाओ, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस, क्योंकि इसमें बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल होता है इसमें क्या, पुलिस ऑफिसर को वारंट लेके आना पड़ता है तभी वो अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में बिना वारंट का अरेस्ट कर सकते हैं। और ये नॉन बेलेबल होते हैं, लेकिन बेल भी नहीं मिलता इस पर, लेकिन कुछ कुछ केस में बेल मिलते हैं। तो क्या है उसमें वो देखते हैं। ये देखो, जो 16 साल से कम है या फिर वुमेन है या फिर सिक है या फिर एक्यूज जो है वो एंड उनका जो साथी है, उनको मिला के भी जो लोग जो माइनर ने किया है वो 1 करोड़ से कम अमाउंट का किए हैं, मतलब छोटा मोटा ऑफेंडर है, उसको बेल में जा सकते हैं, लेकिन अगर विशाल कोर्ट डायरेक्ट करते हैं तो। लेकिन इसमें एक और बात है कि कुछ कुछ केस में फिर भी इन लोगों को भी जो है नहीं मिलेगा। किस केस में, अगर इसके लिए भी एक ग्राउंड है, क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज एप्लीकेशन। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पीपी होते हैं, इनको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि इस एप्लीकेशन को, बेल के एप्लीकेशन को अपोज करने के लिए। एंड जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज एप्लीकेशन किए हैं, कोर्ट सेटिस्फाई किया कि देयर आर रीजनल ग्राउंड दैट ये गलती जो नहीं है, ये मतलब गिल्टी नहीं है, एंड ये काम एंड ही इज़ नॉट लाइकली टू कमिट ऑफेंस, मतलब जब बेल में रहेगा तो ये बंदा और गलती नहीं करेगा, तो उसको बेल मिल सकता है, उसको बेल मिल सकता है, ठीक है। और इन लोगों को तो बेल मिलेगा ही, ये तो एक्सेप्शन है ही, इनको मिलेगा। और नॉर्मल जो लोग गलती करते हैं उनको भी क्या होगा कि बेल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपोज करने का मौका दिया गया है, एंड जो कोर्ट को लगता है कि ये गलत नहीं, मतलब ये जो ऑफेंस किए हैं ये गिल्टी नहीं है, और जो बेल में रहेगा तब भी कोई गलत काम नहीं करेगा, तभी क्या होगा, तभी उसको बेल मिल सकता है। उसको क्या बोलता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस मतलब स्पेशल कोर्ट जो है कॉग्निजेंस कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके ऊपर बोलता है कि
खुद से ही वो कॉग्निजेंस नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? अनलेस क्या डायरेक्टर कोई कंप्लेंट फाइल किया है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, इन्होंने स्पेशल ऑर्डर से कोई कंप्लेंट फाइल नहीं किया, तब तक स्पेशल कोर्ट इसको कॉग्निजेंस नहीं कर सकता। इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या चीज़ है? एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर का कोई कंट्री, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कोई अरेंजमेंट किया है उस कंट्री के साथ और ट्रीटी किया है, क्या हमको इन्फॉर्मेशन दो, अगर ज़रूरत पड़ा तो हमको एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन दो फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस, मतलब माइंड ऑडिटिंग पता लगा सके, इसके लिए कोई हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्वेस्ट दे सकते हैं। मतलब अगर इंडिया के साथ यूएसए का कुछ ये है कि हमको तुम दो इन्फॉर्मेशन, ताकि हम पता लगा सके माइंड लॉन्ड्रिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसी तरह इंडिया मांग सकता है, इस तरह यूएसए भी हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। ये होता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब कोई दूसरा कंट्री के साथ हमारा ट्रीटी हुआ है कि हमको इन्फॉर्मेशन देगा माइंड लॉन्ड्रिंग के केस में फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, ओके। इसके बाद आता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब अच्छा ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है इनको कि ऐसे मांग देगा फ़ोन पे कि दो हमको, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक रिक्वेस्ट देना पड़ेगा उनके, हमारा जो स्पेशल कोर्ट है वो देगा, उनका जो स्पेशल कोर्ट है उनको लेटर देगा कि हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हमको दे दो। इस तरह से ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में एलआर जाते हैं, उसमें ही इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और दूसरा चीज़ है जिसमें क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, एक और चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं पेनल्टी क्या क्या है। क्या बोलते हैं कि अगर पनिशमेंट है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर कोई बंदा विलफुली और मैलिशियसली अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनको क्या होगा? उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और इज फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000, मतलब 2 साल तक का जेल हो सकता है और 50,000 रुपये फाइन हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो बोलते हैं कि अगर कोई बंदा जिसको, इसमें तो सच बोलना ही है, लेकिन वो अगर आंसर ही नहीं देता है, चुपचाप रहता है, रिफ्यूजेस टू आंसर, ठीक है, या फिर उसने जो स्टेटमेंट तो दे दिया, जब पूछा था बता दिया, लेकिन वही चीज़ रिटर्न में आया तो उसमें साइन नहीं कर रहे हैं, रिफ्यूज टू साइन, मतलब सच तो बोल रहा है लेकिन वो साइन नहीं कर रहा है। साइन नहीं कर रहा तो कोर्ट में कैसे लेके जा सकते हैं? तो वो साइन नहीं कर रहा है, उस केस में ऐसा किया। फिर या फिर जिसको बुलाया गया था कोई डॉक्यूमेंट्स लेके या फिर आके बताओ, वो आया ही नहीं सर्टेन प्लेस एंड टाइम पे, क्या हुआ? ओमिट्स टू अटेंड, मतलब आया नहीं, या फिर जो बुक्स और डॉक्यूमेंट मांगा था वो लेके नहीं आया। ये सब केस अगर किसी ने किया तो उसको क्या होगा? 500 रुपीज़ मिनिमम लगेगा, उस 500 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ तक का हर डिफ़ॉल्ट पे उसको ये पेनल्टी लग सकते हैं। क्या क्या केस में? अगर वो उससे जो पूछा गया वो बताया नहीं, पूछा तो बताया तो है लेकिन उसके बाद स्टेटमेंट में साइन नहीं कर रहा है, या फिर उसको बुलाया गया था कुछ पूछने के लिए या फिर कुछ डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए बोला था, वो आया ही नहीं। ये सब केस होगा तो 500 से लेकर 10,000 रुपये तक का पेनल्टी लग सकते हैं। ये पेनल्टी है, ये तो नॉर्मल पेनल्टी है, लेकिन जो खतरनाक पेनल्टी था सेक्शन 3 में, अगर ऑफेंस करता है माइंड लॉन्ड्रिंग का, तो पहले देख लिया हम लोग, क्या 3 साल मिनिमम जेल या फिर 7 साल तक का जेल। लेकिन अगर ड्रग्स का केस है तो उसमें 10 साल तक का जेल हो सकता है। अब हम देखेंगे क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक ही पार्ट माना जाता है। अगर इस तरह का कुछ काम होता है तो इसे क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन बोले जाएंगे। क्या क्या है? एनी कॉन्डक्ट बाय ए पर्सन आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर, इंडिया के बाहर कुछ काम किया गया है जो ऑफेंस माना जाता है, वही काम अगर इंडिया में किया होता तो पार्ट ABC जो शेड्यूल है इसके हिसाब से उसी को ऑफेंस माना जाता। तब अगर उन्होंने ट्रांसफ़र कर चुका है तब इसे क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन मानेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट बोलता है अगर इंडिया में कोई गलत काम किसी ने कर लिया पार्ट A, B और C के हिसाब से जो ऑफेंस है, और वो सिर्फ अटेम्प्ट भी कर लिया, मतलब भले ही सक्सेसफुल ट्रांसफ़र ना हो, अगर अटेम्प्ट भी कर लिया तो भी इसे क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन माने जाएंगे। लेकिन इसमें पॉइंट तो भी नोटेड है कि इसमें कोई पैसे का लिमिट नहीं बताया कि इतना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे या अटेम्प्ट करेंगे तो उसे हम गलत मानेंगे, ऐसा कोई नहीं बोला है। तो मतलब
एक रुपया भी अगर अटेम्प्ट कर लेता है इंडिया में गलत तरीके से कमाया पैसा अगर बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए 1 रुपया भी इन्वॉल्व है तो भी उसे क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन माने जाएंगे। अब देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मिस्टर रोहित है, इन्होंने जर्मनी में कुछ गलत तरीके से पैसा कमाए हुए हैं और यही काम इंडिया में किया होता तो उसे भी ये भी ऑफिस माना जाता है इंडिया में भी। अब उन्होंने अटेम्प्ट किया है 50 लाख का एंड 60 लाख रुपए जो कमाए हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, ये बाहर से कमाया हुआ पैसा अटेम्प्ट किया है। बाहर में अटेम्प्ट के बारे में नहीं बोला था, सिर्फ इंडिया में कमाया पैसों के अटेम्प्ट के बारे में बोला था। बाहर में अगर पैसा कमाया है और इंडिया में सक्सेसफुली आ जाता है तभी उसे क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्या बोला मैंने, अगर इंडिया में गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है वो अगर बाहर में भेजा जा रहा है तो अटेम्प्ट करने से भी वो क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन माना जाएगा। लेकिन बाहर में पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा अगर इंडिया में अटेम्प्ट करता है तो वो क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन नहीं होगा। अगर सक्सेसफुल इंडिया में आ जाता है तभी वो अटेम्प्ट होगा, तभी वो ये क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन माना जाएगा। तो इसीलिए ये जो केस है इसमें सिर्फ उन्होंने ट्रांसफर बट वाज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं है और बाहर में पैसा कमाया हुआ है तो इसीलिए इसे क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन माना नहीं जाएगा। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंटेंशन है ये करेक्ट नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के हम अगले पार्ट में देखेंगे, जैसे कि सीजर हो गया, कुछ सर्वे होते हैं, उसके बाद जो अगर गलत तरीके से ऑफिसर लोग सर्च कर लेते हैं तो उनका क्या पेनल्टी रहेगा। ये सब जो चीज़ें एडवांस चीज़ें हैं ये हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम्स।